गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारे पाठ्यक्रम के अलावा हर एक कंपटीशन में शामिल होता है। हिंदी विषय ऑलमोस्ट बहुत से कॉम्पिटिशन्स में आता है और इन कॉम्पिटिशन में संधि विशेष रूप से आती है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप संधि को अच्छे से समझ लें तो आप कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी इसे क्लियर कर सकें। तो आज हम संधि पढ़ रहे हैं। संधि क्या होती है? सबसे पहले हम संधि की परिभाषा देखते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर संधि की परिभाषा लिखते हैं। हमारी सुविधा के लिए दो अलग अलग वर्णों को जब एक साथ बोलते हैं तो वहां पर संधि होती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि दो वर्णों का मेल संधि होता है। इसके विपरीत आपने थोड़ा बहुत अगर समास पढ़ा, समास में वर्णों का मेल ना होकर पदों का मेल होता है और संधि में वर्णों का मेल होता है। वर्ण आप जानते हो कि अक्षर वो वर्ण या अक्षर वो होता है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ध्वनि के या लिखित रूप से उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते तो वो क्या कहलाते? वर्ण कहलाते। वर्णों में क्या क्या शामिल होता है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग और आदि सब शामिल होते हैं। तो जहाँ पर स्वर में भी स्वरों में अगर मेल करते हैं तो स्वर संधि होती है। व्यंजन के साथ मेल करते हैं तो व्यंजन संधि होती है। विसर्ग के साथ मेल करते हैं तो विसर्ग संधि होती है। तो इस तरह से जब वर्णों में हम मेल करते हैं तो क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। मतलब दो चीजों का योग, दो वर्णों का मेल ही संधि कहलाता है। तो इस स्वर, व्यंजन और विसर्ग के आधार पर संधि को हमने तीन भागों में बांटा है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। अभी मैंने बोला कि स्वर में अगर मेल करते हैं तो स्वर संधि होता है, व्यंजन में मेल होता है तो व्यंजन संधि होता है और विसर्ग में मेल होता है तो विसर्ग संधि होता है। तो सबसे पहले हम स्वर संधि को विस्तार से पढ़ेंगे। हिंदी में मुख्य रूप से स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, आदि। ठीक है। और कई लोगों ने पहले जो संस्कृत व्याकरण में री को भी स्वर माना था, लेकिन वर्तमान समय में री को री के रूप में परिवर्तित करके इसे व्यंजन में शामिल कर दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पर ये री को भी शामिल, हालांकि हम जब स्वर संधि के नियम पढ़ते हैं तो वहाँ पर री के भी नियम हम पढ़ेंगे, लेकिन इस बारे में थोड़ा सा ये क्लियर करना जरूरी है कि जो प्रेजेंट टाइम में हमारी जो मानक भाषा है उसमें इस री को यहाँ पर री के रूप में व्यंजन बना दिया गया है। तो स्वर संधि में क्या होता है? स्वर संधि में स्वर का आपस में मेल होता है। स्वर का आपस में मेल होता है तो वहां पर स्वर संधि होती है और इस मेल से अगर विकार उत्पन्न होता है तो वहां पर स्वर संधि होती है। ठीक है। अब जैसे एक उदाहरण लेते हैं, विद्यालय।
विद्यालय किन दो शब्दों से मिलके बना है? विद्या प्लस आलय। यहाँ पर इसमें अंतिम वर्ण आ है और इसका प्रथम वर्ण आ है, दोनों मिलकर आ बनाते हैं, तो इसको कंबाइंड रूप में हम क्या लिखते हैं? विद्यालय। यानी ये मात्रा यहाँ पर दोनों को अलग अलग करके एक ही बन जाती है। इस तरह से इस स्वर में परिवर्तन हो जाता है, दोनों दीर्घ स्वर मिलके एक ही दीर्घ स्वर बना लेते हैं। इससे हमें क्या है, बोलने में आसानी हो जाती है। स्वर संधि के 5 भेद बताए गए हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यण स्वर संधि और पांचवा है अयादी स्वर संधि। तो इस तरह से इसके ये स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहली होती है दीर्घ स्वर संधि, दूसरी होती है गुण स्वर संधि, तीसरी होती है वृद्धि स्वर संधि, चौथी होती है यण स्वर संधि और पांचवी होती है अयादी स्वर संधि। तो पहले तो हमें ये जानना जरूरी होता है कि स्वर संधि में किस किस प्रकार की स्वर संधि होती है, तभी हम उसे अलग से छांट पाएंगे। उदाहरण उसके हम अलग से उनके नियम जानने के बाद छांट पाएंगे और डिसाइड कर पाएंगे कि इस शब्द में कौन सी संधि है। मुख्य रूप से कंपटीशन एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसमें कौन सी संधि है, इसका क्या संधि विच्छेद होगा। तो हमें ये सारे नियम पता होंगे इस संधि के, तभी हम ये पता कर पाएंगे कि दीर्घ स्वर संधि है या फिर वृद्धि स्वर संधि है या गुण स्वर संधि है या यण स्वर संधि है या अयादी स्वर संधि है। इसलिए हम सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि के नियमों को जानते हैं। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा या फिर उसको कह सकते हैं जो बड़ा होता है, जैसे बड़ी ई, बड़ा ऊ, वो दीर्घ कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, कोई भी स्वर मिलकर दीर्घ हो जाता है। जैसे ए, आ, ई, ऊ। अब इस संधि का नियम क्या होता है कि जब भी कोई ह्रस्व, जैसे ह्रस्व स्वर होते हैं छोटे स्वर, जैसे ए कौन सा है? ह्रस्व स्वर। यहाँ पे देखते हैं हम ह्रस्व स्वर कौन कौन से? ए, छोटी ई, छोटा ऊ, ये कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर यहाँ पर आ, बड़ी, बड़ाऊ और साथ ही बाकी अन्य स्वर कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। लेकिन यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि का नियम यह होता है कि जब कोई भी ह्रस्व या दीर्घ स्वर समान रूप से मिलते हैं और समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर मिलके दीर्घ स्वर बनाते हैं, तो वहां पर दीर्घ स्वर संधि होती है। समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर मिलकर जब समान दीर्घ स्वर बनाते हैं तो दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। यानी कि जो ह्रस्व स्वर है ए, यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं ए, ई और ओ।
पे दीर्घ स्वर लिख सकते हैं, आ, ई या उ। ये मिलकर जब दीर्घ स्वर बनाते हैं तो दीर्घ स्वर संधि होती है। इसके हम उदाहरण देखते हैं नियम के साथ। पहला उदाहरण जो हम देखते हैं वो है, ऐसे लेते हैं, ऐसे परमार्थी, या परमार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, परम प्लस अर्थी, यानी कि ये ए प्लस ये ए मिलकर यहाँ पर ये बड़ा आ बन जाता है। ठीक है, दूसरा जो उदाहरण लेते हैं हम, वो है देवालय, यानी देव प्लस आलय, ए प्लस आ मिलकर यहाँ पर भी ये आ बन गया। ठीक है, फिर आता है निशान, निशा प्लस अंत, यानी आ प्लस ए मिलकर भी यहाँ पर ये आ बन गया। ठीक है, अगला हमारा उदाहरण है महाशय, महाशय, महाशय का संधि विच्छेद क्या होगा, महा प्लस आशय, यानी आ ये लास्ट का और ये फर्स्ट आ मिलकर यहाँ पर भी ये वाला आ बन जाता है, यानी कि महाशय शब्द बनता है आ और आ मिलकर आ। तो इस तरह से हम कहेंगे, एक जैसे ए प्लस ए मिलकर आ बना, ए प्लस आ मिलकर भी आ बना, आ प्लस ए मिलकर भी आ बनता है, और आ प्लस आ मिलकर भी आ बनता है। यानी कोई भी समान ह्रस्व स्वर, जैसे ये ह्रस्व स्वर है, ये ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर है, ये दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर है, और ये दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर है, तो भी क्या बन गए, समान स्वर होने पर दीर्घ स्वर बन जाते हैं, तो ये दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। तो ये तो बात हो गई ए के उदाहरण। अब हम ऐसे ही ई के कुछ उदाहरण ले सकते हैं, जैसे प्रतीक, प्रति प्लस इत, यहाँ पर ई प्लस ई मिलकर बड़ी ई बन गई। परीक्षित, परि प्लस इक्षित, एक बार ये ई के उदाहरण देख रहे हो, जैसे प्रतीत, प्रतीत का संधि विच्छेद क्या होगा, प्रति प्लस इत, यानी यहाँ पर ये ई और ये ई मिलकर यहाँ पर ये बड़ा ई बन जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख देते। ये परीक्षित, परीक्षित का संधि विच्छेद क्या होगा, परि प्लस इक्षित, यानी कि ये बड़ाई प्लस छोटाई, तो ये मिलकर भी क्या बन गया, यहाँ पर बड़ाई बन गया। शचिंद्र, शची प्लस इंद्र, ये भी बड़ाई प्लस ए। इसी तरह रजनीश, रजनी प्लस ईश, यानी बड़ाई प्लस ए, तो ये बड़ाई बन जाता है साहब। इसी तरह से एक का उदाहरण देख लेते हैं।
सिंदूरमी का संधि विच्छेद होगा सिंधु प्लस उर्मी, यानी कि उ प्लस उ मिलकर बड़ा उ बनाते हैं। वधुल्लास का होगा वधु प्लस उल्लास, यानी कि छोटा उ प्लस उ, ये मिलकर बन जाएगा बड़ा उ। ऐसे भूधर्म का होगा भू प्लस उधर्म, यानी बड़ा उ प्लस उ मिलकर बनेगा बड़ा उ। तो इस तरह से हम एक बार ये सारे नियम देख लेंगे। संधि के एक साथ में सारे नियम बता देती हूँ। जैसे ए प्लस ए बराबर आ, ए प्लस आ बराबर आ प्लस ए बराबर आ, और आ प्लस आ बराबर आ, ये सारे स्वर दीर्घ बन गए। इसी तरह ई के ई प्लस ई बराबर बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर ई, और बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी। ये भी सारे दीर्घ स्वर हो गए। अब ऊ का देखते, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर ऊ, और बड़ा ऊ प्लस ऊ बराबर भी बड़ा ऊ। यानी कि अब आप समझ लो, कोई भी ह्रस्व स्वर से ह्रस्व स्वर मिलता है, कोई भी ह्रस्व से दीर्घ स्वर मिल रहा है, कोई भी दीर्घ स्वर से ह्रस्व स्वर मिल रहा है, और कोई भी दीर्घ स्वर से दीर्घ स्वर मिलता है। तो ये कौन सी संधि हो गई? दीर्घ स्वर संधि। इसलिए आप ये सारे नियम अगर जान लोगे तो आप एक भी उदाहरण गलत नहीं करोगे, सारे संधि विच्छेद सही कर पाओगे। तो आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। तो ये हमारा दीर्घ स्वर संधि का टॉपिक आज खत्म करते हैं। अगली संधि हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।